हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फिफ्थ सेम में जो हमारी फार्माकोलॉजी सेकंड है उसमें जो हमारा प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है जो कि 2021-22 का है, उसके यहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कितना कंटेंट किस क्वेश्चन में लिखना है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो हमारा पेपर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एंड इन सभी क्वेश्चंस को हम डिफाइन करेंगे एक एक करके विद सुटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि PDF आपको कैसे मिलेगी, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए जो होता है उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं एंड एवरी क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स। तो यहाँ पर टोटली 20 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो क्वेश्चन ए है 1 का, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा है 1, वो है डिस्कस स्टार्लिंग्स लॉ, यानी स्टार्लिंग्स लॉ क्या होता है उसको डिफाइन करना है। तो सिंपली समझिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशान होने की बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो स्टार्लिंग्स लॉ होता है वो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के नेम से जाना जाता है, जो कि यूज किया जाता है हार्ट में। एंड या यही बताता है कि जो हमारे हार्ट मसल्स होती हैं, यानी मसल्स फाइबर जो होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है एंड जो हमारे मसल कंट्रैक्शन होती है उनके बीच में रिलेशनशिप होती है। यानी कार्डियक मसल कंट्रैक्शन जो होता है एंड लेंथ जो होती है मसल फाइबर की लेंथ, उसके बीच में रिलेशनशिप जो होती है उससे डिफाइन करता है हमारा स्टार्लिंग्स लॉ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे डायग्राम में दिखाया मैंने कि जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा, अगर जो बढ़ जाएगा मतलब नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट शो होगा, यानी जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो था वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यही जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो डिक्रीज हो जाएगा तो इसे निगेटिव आइनोट्रॉपी बोलेंगे, जिसमें कि हमारा जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड जब ये नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल रेंज में इसकी होगी, यहाँ पर जो प्रेशर होगा नॉर्मल होगा। तो यही जो हमारा स्टार्लिंग्स लॉ जो होता है वो स्टेट करता है। इतना कंटेंट आपको इसमें लिखना है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, जो है पूछा इनलिस्ट ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यानी ऐसी ड्रग्स के बारे में लिखना जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन पर एक्ट करें। तो यहाँ पर जो हमारी कुछ फॉलोइंग ड्रग्स हैं जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर एक्ट करते हैं, जैसे कि इनेलाप्रिल होगी, कैप्टोप्रिल होगी, रेमिप्रिल होगी, एलिस्कारिन होगी। यानी ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हमारी रेनिन एंजियोटेंसिन या रास सिस्टम जो होता है उस पर एक्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ड्रग्स जो होते हैं वो कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन जो होगा वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होगा, यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा रेनिन की हेल्प से। यानी रेनिन जो होगा वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। फिर जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो आर्ट्रियोल एंड वेन्स जो होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हमारा जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा था, यहीं पर जब हमारी ड्रग्स ये होंगी AC इनहिबिटर्स, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स जो होंगी वो यहाँ पर ब्लॉक कर देगी इसको। तो जो हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि जो हमारी BP इंक्रीज हो रही थी, यानी ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज हो रहा था वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटीप्लेटलेट ड्रग जस्टिफाई, यानी एस्पिरिन जो होती है उसे क्या हम एंटीप्लेटलेट की तरह यूज कर सकते हैं, जस्टिफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हम एस्पिरिन के बारे में बात करते हैं कि कैसे वर्क करते हैं अपना। तो जो एस्पिरिन होती है वो इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को, जो कि COX-1 एंड COX-2 दोनों को इनहिबिट कर सकती है। फिर यहाँ पर जो हमारा फार्मेशन होता है इंडोपराक्साइड का वो भी इनहिबिट हो जाता है, जिसके थ्रू जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन होती है उसके सिंथेसिस जो होती है वो कम पड़ जाती है, यानी थ्रोम्बोक्सिन लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड की मिलकर बनी होती है, वो फास्फोलिपिडेज A2 की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा एराकिडोनिक एसिड में, जिसके बाद ये कॉक्स जो होगा यानी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम उसके साथ बाइंड होगा। फिर जो हमारा TAX2 यानी थ्रोम्बोक्सिन जो होगी उसके सिंथेसिस करेगा, जिसके थ्रू प्लेटलेट जो होंगे उसका एक्टिवेशन होगा। लेकिन यहीं पर जो हमारे जब हम अपनी ड्रग लेंगे एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जब लेंगे तो एराकिडोनिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है इंडोपराक्सीडेज में, जैसा कि आप देख रहे हैं पर यहाँ पर जो इंडोपराक्सीडाइज में कन्वर्ट हो रहा था तो वहीं पर कॉक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। लेकिन जब ये ड्रग लेंगे तो ये बाइंड नहीं होने देगा,
जिससे कि जो टेक्स्ट यानी थ्रोम्बोक्सिन का लेवल था वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि प्लेटलेट जो होंगे उसका एक्टिवेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी एस्पिरिन वर्क करती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर डी है वो पूछा है, कंपेयर स्पाइरोनोलेक्टिन एंड एमिलोराइड, यानी स्पाइरोनोलेक्टिन एंड एमिलोराइड जो है उसको कंपेयर करना है, डिफरेंस लिखना है आपको सिंपली। तो सबसे पहले जो स्पाइरोनोलेक्टिन होती है, एमिलोराइड होती है, वो डायरेटिक क्लास की ड्रग्स होती हैं दोनों। तो इसका यूज किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, दोनों ड्रग्स यूज की जाती हैं हाई बीपी को ट्रीट करने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं स्पाइरोनोलेक्टिन के बारे में। तो स्पाइरोनोलेक्टिन जो होती है वो ब्लॉक करती है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को, जो कि रेगुलेट करती है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन एंड पोटेशियम का जो भी रिटेंशन होता है उसे ब्लॉक कर देती है। मेन सिंपली जो हमारी स्पाइरोनोलेक्टिन ड्रग होती है वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉक कर देगी तो ये रेगुलेट क्या करता है, सोडियम वाटर एंड पोटेशियम जो होता है उसके रिटेंशन को रेगुलेट करता है। मेन सोडियम जो होगा एंड वाटर जो होगा उसके रिटेंशन को रेगुलेट करेगा, एंड यहाँ पर जो पोटेशियम होगा उसके एक्सक्रीशन को रेगुलेट करेगा। तो इस प्रकार से स्पाइरोनोलेक्टिन वर्क करती है। एंड यहाँ पर एमिलोराइड जो होती है वो ब्लॉक करती है सोडियम ट्रांसपोर्ट इन द डिस्टल ट्यूबुल ऑफ द नेफ्रॉन विच इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज। मीन्स ये ड्रग जो है ब्लॉक करती है सोडियम ट्रांसपोर्ट को डिस्टल ट्यूब्यूल में, जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, जो कि इनहिबिट करेंगे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होने से इनहिबिट करेंगे। एंड यहाँ पर जो स्पाइरोनोलेक्टिन होती है वो एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटेशियम स्पायरिंग क्लास की ड्रग होती है। एंड जो यहाँ पर एमिलोराइड ड्रग है वो रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर या इनहिबिटर की ड्रग है, जो कि पोटेशियम स्पायरिंग क्लास की ड्रग्स होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कंटेंट। इतना ही कंटेंट आपको सफिशिएंट है, इतना कंटेंट अगर आप लिखेंगे एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। एंड ये कंटेंट जो मैंने लिखा है बहुत ही ईजी वे में लिखा है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ईजिली लर्न भी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है, डिफाइन ऑटोकॉइड्स एंड क्लासिफाई देम। जैसे ऑटोकॉइड क्या होता है उनको डिफाइन करना है, उसको क्लासिफाई भी करना है। तो ऑटोकॉइड जो होते हैं सिंपली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। एंड इनका जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, एंड एक्ट करते हैं साइट ऑफ सिंथेसिस, मतलब लोकल हार्मोन होंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ तो यह प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड इन्फ्लामेशन जो होगा उसको ट्रीट कर देंगे, फिर उसके बाद यहीं पर ब्रेक हो जाएंगे, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका एक्शन रहता है। एंड जहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा बॉडी के पार्ट में, वहाँ पर ही इनकी सिंथेसिस होगी, एंड सिंथेसिस होने के बाद वो अपना एक्शन करेंगे, फिर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड ऑटोकॉइड जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जैसे कि ऑटोस मीन होता है सेल्फ एंड एक्वास मीन्स होता है हीलिंग, मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने आप हीलिंग करने की एक प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं। तो ये ऑटोकॉइड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड। तो क्लासिफिकेशन में मेनली ऑटोकॉइड जो होता है 5 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट है हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन में जैसे कि H1 ब्लॉकर में आएगी ड्रग हमारी जो होगी डाइफेनहाइड्रामाइन होगी, H2 ब्लॉकर में रेनिटिडीन होगी, साइमेटिडीन होगी। एंड यहाँ पर जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे उसमें एनालॉग्स में आ जाएंगी, कार्बोप्रोस्ट होगी, इनहिबिटर्स में आ जाएगी, जैसे एस्प्रिन हो गई, पैरासीटामॉल होगी, तो ये इनहिबिटर्स में आ जाएंगे। एंड काइनेंस क्लास की ड्रग आ जाएगी, जैसे कि ब्रेडिकाइनेंस हो गई। एंड 5-HT में आ जाएगी जो एगोनिस्ट होगी, उसमें जैसे कि सुमाट्रिप्टिन होगा, बेस्पायरॉन होगा। एंड ब्लॉकर्स में आ जाएगी हमारी साइप्रोहेप्टाडीन होगी एंड ऑन्टसेट्रॉन होगी। जो हमारा 5-HT होता है उसे सेरोटोनिन के नेम से भी जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है जो क्लास हो है ल्यूकोट्रांस। तो ल्यूकोट्रांस एंटागोनिस्ट में हमारी ड्रग आ जाएगी, जैसे कि मोंटेलुकास्ट हो गई एंड जाफिरलुकास्ट हो गई। एंड यहाँ पर से नेक्स्ट होगा लॉक्स इनहिबिटर्स, मतलब लाइपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, उसमें जैसे कि जेल्यूटॉन होगी। तो इस प्रकार से ऑटोकॉइड्स जो होगा उसका क्लासिफिकेशन होगा। अगर आप अच्छे से इस कंटेंट को तैयार कर लेते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है, वो है हाउ कॉल्चिसिन इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग गॉट, मतलब कॉल्चिसिन जो है कैसे इफेक्टिव गॉट को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कॉल्चिसिन के बारे में। तो कॉल्चिसिन जो होता है कैल्कुलाइड होता है, जो कि ऑब्टेन होता है कैल्शियम एंटोमन के थ्रू ऑब्टेन होता है। एंड इसका यूज किया जाता है गाउट को ट्रीट करने के लिए, लेकिन इसमें कोई एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो होता है वो नहीं होता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो हमारा बॉडी में यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड जो न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, एंड न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो उस ल्यूकोट्रांस में कन्वर्ट होता है, जिसके बाद ल्यूकोट्रांस जो होता है वो गाउट इन्फ्लेमेशन जो होता है काज करता है, जिससे कि पेन वगैरह होता है। लेकिन जब हम कॉल्चिसिन ड्रग लेंगे
तो जो न्यूट्रोफिल्स था वो ल्यूकोट्रांस में कन्वर्ट हो रहा था, मीन्स WBC जब फॉर्मेशन हो रही थी वहाँ पर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा था, उसी को ब्लॉक कर देगा। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो न्यूट्रोफिल जो होगा ल्यूकोट्रांस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके थ्रू जो गॉट इन्फ्लेमेशन था वो काज नहीं हो पाएगा, तो पेन वगैरह जो होगा डाउन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कॉल्चिसिन मेडिसिन जो होती है वो वर्क करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 का जी, जिसमें पूछा था क्लासिफाई हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऐसे हार्मोन्स को लिखना जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है आपको कि यहाँ पर कुछ फॉलोइंग हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। एंड यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 2 टाइप से हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। फर्स्ट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का, एंड सेकंड जो होता है उसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है उसके थ्रू हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं TSH होगा, FSH होगा, LH होगा, ACTH होगा, GH होगा, प्रोलैक्टिन होगा। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि उसमें ऑक्सीटोसिन होगा, वैसोप्रेसिन होगा, जिसे कि ADH नेम से जानते हैं। एंड यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं उनको लर्न करने की ट्रिक है जिससे आप इसे आसानी से लर्न कर सकते हैं, जो कि है GPAT-G, यानी GPAT-G से आप इसको लर्न कर सकते हैं। G फॉर होगा ग्रोथ हार्मोन, एंड P फॉर होगा प्रोलैक्टिन, एंड A फॉर हमारा होगा ACTH होगा, T फॉर होगा TSH होगा, एंड G फॉर होगा GnRH। तो इस प्रकार से आप इस हार्मोन को लर्न कर सकते हैं। इतना ही कंटेंट आपको इसमें लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसमें पूछा है एक्सप्लेन द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ इंसुलिन रिलीज, यानी कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं एंड इनहिबिट करते हैं, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि इंसुलिन जो होता है सिक्रेटेड होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, मतलब जो पैनक्रियाज ग्लैंड होती है उसकी जो बीटा सेल्स होते हैं उससे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। एंड यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसुलिन के सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, कार्टिकोस्टेरॉइड होगा, गैस्ट्रिन हो गया, GIP मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्हिबिटरी पेप्टाइड हो गया, सिक्रेटिन, मतलब ये इतने हार्मोन्स होते हैं जो कि इंसुलिन की सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं, मीन्स इंक्रीज करते हैं इसकी सिंथेसिस को। एंड यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसका कि नाम है सोमेटोस्टेटिन, जो कि इनहिबिट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों के रिलीज को इनहिबिट करता है। एंड ग्लूकागॉन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को, लेकिन जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो इस प्रकार से जो हार्मोनल कंट्रोल होता है इंसुलिन का, इतना कंटेंट आपको इसमें लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनाबॉलिक स्टेरॉइड, गिव एग्जांपल्स, मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं उससे आप क्या समझते हैं, जिसका एग्जांपल भी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले बताना है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होते हैं ये केमिकली कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी मसल्स होते हैं उसके साइज को इंक्रीज करते हैं, वही सिंपली हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। लेकिन समटाइम्स जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो कुछ पीपल्स के लिए जाते हैं जो कि स्पोर्ट्स मतलब प्ले करते हैं, यानी एथलीट्स जो होते हैं जैसे योद्धा जो होते हैं उनके थ्रू ये लिए जाते हैं। एनाबॉलिक जो होता है उसे रेफर्स करते हैं टिश्यू बिल्डिंग, मतलब मसल्स को बनाने वाले कंपाउंड से होते हैं, मतलब मसल्स जो होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं। इसमें एग्जांपल होंगे जैसे कि नेंड्रालोन हो गया, स्टेनाजोल हो गया, मेथेनडियोन हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है समराइज द एप्लीकेशन ऑफ बायोसे, मीन्स बायोसे जो है उसका एप्लीकेशन आपको समराइज करना है इसमें। तो बायोसे जो होता है उसका सिंपली यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए, किसी भी नेचुरल ड्रग की पोटेंसी को एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर कोई नेचुरल ड्रग है जो कि प्लांट या एनिमल के थ्रू ओरिजिनेटेड है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर न्यू कंपाउंड जो होते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बायोसे का यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिनका एस्टिमेशन इसके थ्रू किया जाता है, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, एसिटिलकोलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर आप इन कंटेंट को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड आसान भाषा में क्वेश्चन लिखे हैं। और इनकी PDF की जो नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, वहाँ जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी। तो सेक्शन वो कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन ए। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी जो होता है इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि जिसमें से आपको केवल टोटल 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं जो कि
जो हमारा 1 क्वेश्चन होता है, सिंगल क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स कंटेंट करता है। इस हिसाब से आपको इस सेक्शन से 20 मार्क्स मिल जाते हैं। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए जो पूछा है 2 का, वो है एनलिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। मतलब इसमें पूछा है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं एंड फार्माकोलॉजी जो नाइट्रेट्स की है वो क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। मतलब आपको लिखना क्या है, सबसे पहले हाइपरटेंशन से स्टार्ट करना है कि हाइपरटेंशन होता क्या है। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे सिंपली हाइपरटेंशन कहते हैं। एंड इसका मोड ऑफ एक्शन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जिसमें कि हमारा एंजियोटेंसिनोजन था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता था, फिर फर्स्ट जो था सेकंड में होता था, फिर आर्टरियल्स एंड वेन जो होते थे वो कंस्ट्रिक्ट होते थे, जिससे कि बीपी जो होती थी वो डिक्रीज हो जाती थी। लेकिन जब हम ड्रग्स लेंगे अपनी एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे कि एसी इनहिबिटर ड्रग लेंगे, तो हमारा फर्स्ट जो है सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि जो हमारा बीपी था वो इंक्रीज हो रहा था वो डाउन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। एंड यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। एंड नेक्स्ट आपको अब डिफाइन करना है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं। तो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसका कि यूज किया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर जो हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करती हैं। तो ये सिंपली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहलाती हैं। इसके क्लासिफिकेशन को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जिसमें कि डायरेटिक होंगे, रास इनहिबिटर्स होंगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होंगी, बीटा ब्लॉकर्स होंगे, सेंट्रल एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। एंड यहाँ पर नाइट्रेट्स जो है उसकी स्पेशली फार्माकोलॉजी पूछा, लेकिन आपको इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड टाइप्स वगैरह को भी लिख देना है। तो नाइट्रेट्स जो होती हैं वो एक क्लास होती हैं वेसोडाइलेटर्स की, जिसका कि यूज किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ये सिंपली 2 टाइप से होती हैं, एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स एंड सेकंड होते हैं लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। तो शॉर्ट एक्टिंग में जैसे कि आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट हो गई, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट हो गई एंड नाइट्रोग्लिसरीन हो गई। लॉन्ग एक्टिंग में हमारी आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट, पेंटाइथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट ये ड्रग्स हो जाएंगी। एंड इसकी मैकेनिज्म इस प्रकार से होगी, जैसे जो हम नाइट्रेट्स लेंगे तो नाइट्रेट्स जो होंगी वो ग्लूटाथियोन ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके बाद जो हमारी ग्वानिलीन साइक्लेज हो एक्टिवेट हो जाएगी, जिसके बाद सीएमपी जो होगी उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारे कैल्शियम की एंट्री थी वो डाउन हो जाएगी, जिसके थ्रू रिलैक्सेशन होगा, मतलब वैसोडाइलेशन काज होगा। एंड सेकंड यहाँ पर जो हमारा सीजीएमपी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर डीफास्फोराइलेशन होगा प्रोटीन काइनेज का, जिसके बाद स्टॉप हो जाएगा एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन। फिर जो उसका एक्शन होगा वो सो हो जाएगा, फिर जो हमारा रिलैक्सेशन होगी मतलब रिलैक्सेशन काज हो जाएगा, मतलब वैसोडाइलेशन काज हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रेट्स जो होती है उसका मोड ऑफ एक्शन होता है। एंड यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसकी फार्माकोलॉजी लिख देनी है, इसमें आपको कितनी डोज कैसे देनी है वो सब लिखा है। एंड इसका एक्शन लिखें, जैसे कि प्लेटलेट्स पर क्या एक्शन होता है एंड अदर एक्शन क्या होते हैं, एंड जो प्री लोड होता है उस पर कैसे एक्शन होता है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। एंड फार्माकोकाइनेटिक इसकी लिख देनी है इस प्रकार से। एंड फार्माकोकाइनेटिक लिखने के बाद यहाँ पर आपको एडीआर जो होते हैं इसको लिख देना है, यहाँ पर डिफाइन भी कर देना है एडीआर को, एंड थेराप्यूटिक यूजेज लिख देने। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। इतना अगर कंटेंट आप लिखते हैं तो सफिशिएंट है, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का, वो है क्लासिफाइड डायरेटिक्स गिव मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड साइड इफेक्ट एंड यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेटिक्स। मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके चांस है कि ये 100% फिर से आएगा एग्जाम में, 10 मार्क्स में भी आएगा। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसमें डायरेटिक की डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। एंड इसका क्लासिफिकेशन पूछा तो क्लासिफिकेशन लिख देना है कि कौन कौन सी क्लास होती है, कैसे एक्टिंग होती है, किस चैनल को ब्लॉक करती है। एंड क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आपको सिंपली इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होती है फ्यूरोसामाइड को उसको लिख देना है। मैकेनिज्म लिखने के बाद आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट लिखना है एंड डायग्राम भी बना देना है कि कैसे वो हमारे आयन चैनल जो होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिससे कि हमारा रिटेंशन जो होता है वाटर का वो स्टॉप हो जाता है एंड यूरिन जो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मीन्स फार्मेशन ऑफ यूरिन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको मैकेनिज्म लिख देनी है। एंड स्पेशली आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो बहुत अच्छे से लिखना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख देना है एंड फार्माकोकाइनेटिक लिखनी है इस प्रकार से कि आईवी में कितना इसका एक्शन होगा, ओरल में कैसे एक्शन होगा, आईएम में कैसे एक्शन होगा, ये सब लिख देना है। एंड ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर एडीआर जो है उसको लिख देना है, यूजेस एंड लिमिटेशन जो पूछा है डायरेटिक्स की इसको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपके जो मैटर है वो सफिशिएंट हो जाएगा
एंड यहाँ पर इजीली आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें पूछा है व्हाट आर वेरियस थायराइड इनहिबिटर्स एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ थायोमाइड्स। यानी यहाँ पर थायराइड इनहिबिटर्स जो क्या है उसको लिखना है एंड यहाँ पर जो इसकी फार्माकोलॉजी है थियोमाइड्स की उसको लिखना है। तो सबसे पहले आपको थायराइड हार्मोन क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है कि हार्मोन जो होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी बैलेंस जो होता है उसको रेगुलेट करते हैं एंड मेटाबॉलिज्म वगैरह को रेगुलेट करते हैं। इस प्रकार से आपको थायराइड हार्मोन के बारे में लिख देना है। एंड सेकंड में आपको थायराइड हार्मोन इनहिबिटर्स क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है, जैसे कि ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एंड इसका यूज किया जाता है हाइपरथायराइडिज्म, ये सब लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीधे इसका क्लासिफिकेशन जो है इस प्रकार से लिख देना है कि थायराइड इनहिबिटर्स जो है इस प्रकार से क्लासिफाइड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, इनहिबिट हार्मोन रिलीज एंड डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। इस प्रकार से आपको इसकी ड्रग्स भी लिख देनी है एक एक करके। एंड फिर आपको थायोमाइड्स हेडिंग डालनी है एंड उसको डिफाइन कर देना थोड़ा कि क्या होते हैं, कि एंटी थायराइड ड्रग होती है एंड वर्क करती है डिक्रीज करने का थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को। इस प्रकार से आपको थियोमाइड्स के बारे में लिख देना है। इसके मोड ऑफ एक्शन जो होगा उसको भी लिख देना है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि T3 एंड T4 जो होगा उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगी। एंड आपको यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होंगे थियोमाइड्स के वो बहुत ही अच्छे से लिखना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या करती हैं, इसका एक्शन किस प्रकार से होता है, हार्मोन की सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक करती हैं एंड मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कैसे डिक्रीज करती हैं एंड हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसके सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करती हैं। इस प्रकार से आपको मैकेनिज्म इसकी लिख देनी है। एंड यहाँ पर मेटाबॉलिक फंक्शन में भी आपको कुछ लाइनें लिख देनी है एंड फार्माकोकाइनेटिक इसमें आपको लिख देनी है एंड इसके एरियाज जो हैं कि कौन कौन से रिएक्शन काज करते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन होगी, ग्रैनुलोसाइटोसिस होगी, ये सब लिख देना है एंड इसके यूजेस लिख देने हैं इस प्रकार से। जैसे ही आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ये जो यहाँ पर आंसर लिखा है मैंने बहुत ही सटीक लिखा है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ही लिख सकते हैं एज इट इज। बस आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आप 10 मार्क्स के हिसाब से तो आपको यहाँ एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी जो होता है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन से करने रहते हैं, जिसमें कि जो हर एक क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन से 35 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड ये जो क्वेश्चन मैंने आंसर लिखा है यही क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जैसे कि डिस्कस डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, मतलब डिजॉक्सिन की डिटेल फार्माकोलॉजी आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि डिजॉक्सिन जो है किस क्लास की ड्रग है एंड इसका यूज़ किस प्रकार से होता है। और फिर आपको जैसे कि ये CHF क्लास की ड्रग है, मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग है, तो उसमें इसका यूज किया होता है उसको लिख देना है एंड CHF को डिफाइन भी कर देना है एंड यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसका लिख देना है। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर नोट्स इसके अच्छे से डाउनलोड करके लर्न कर लेना है एग्जाम से पहले ही। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में आपको जैसे कि आइनोट्रोपिक ड्रग्स होंगी, जैसे कि कार्डियोग्लाइकोसाइड होगी, सिम्पैथोमिमेटिक होगी, जिसमें कि हमारी ड्रग होंगी डिजॉक्सिन, डिस्ट्रॉक्सिन, डोबिटामाइन, डोपामाइन, इस प्रकार से ड्रग्स होंगी। एंड डायरेटिक्स जो कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे होंगे, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। एंड रास इनहिबिटर्स में जैसे कि एसी इनहिबिटर्स होंगी, एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर होंगी, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स होंगी एंड वेसोडाइलेटर होंगे जिसमें कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आ जाएगी एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होगी जिसमें कि स्पाइरोलेक्टोन हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो क्लासिफिकेशन होगा CHF का यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। अब यहाँ पर डिजॉक्सिन के बारे में आपको लिख देना है कि ये कार्डियोग्लाइकोसाइड है, हार्ट जो होता है उसमें कोई डिजीज हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड इंक्रीज करती है कंट्रैक्टाइल फोर्स को एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो होते हैं उसको प्रोवाइड करती है। एंड मोड ऑफ एक्शन आपको इस प्रकार से लिख देना है कि मतलब एक सोडियम चैनल आयन जो होते हैं उसको कैसे ब्लॉक कर देती है, जिसके कि सोडियम का अक्युमुलेशन होता है, जिसके बाद जो कैल्शियम होता है उसकी एंट्री जो होती है इंक्रीज हो जाती है। फिर जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन होता है वो इंक्रीज होता है, जिसके बाद कैल्शियम जो होता है रिलीज होता है ड्यूरिंग ईच कंट्रैक्शन। फिर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको मोड ऑफ एक्शन लिख देना है एंड आपको इस प्रकार से इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिख देना है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हार्ट पर इसका इफेक्ट क्या है एंड यहाँ पर जो हार्ट रेट है उस पर इफेक्ट क्या है, ब्लड प्रेशर पर कैसा इफेक्ट है, किडनी पर क्या इफेक्ट प्रोवाइड कर रही है,
छोटे छोटे पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इस प्रकार से फार्माकोकाइनेटिक यूजेस एंड ADR आपको लिख देना है। इतना ही कंटेंट आपको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, आप इसको लिख देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है उसमें पूछा है क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट ऑफ स्टैटिन। तो सबसे पहले आपको हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती है, मीन्स एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की डिफिनेशन लिख देनी है। एंड फिर यहाँ पर हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है उसको लिख देना है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल गोला हो जाता है वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा डिपॉजिट होने लगता है नॉर्मल से ज़्यादा, ये हाइपरलिपिडेमिया होती है। एंड इसके क्लासिफिकेशन में जो सी ड्रग्स होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है कि HMG कोएक्सिएलेटर की इन्हिबिटर की ड्रग्स जो होती हैं उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन लिख देना है। एंड HMG कोएक्सिएलेटर इन्हिबिटर्स के बारे में आपको अच्छे से डिफिनेशन लिख देनी है कि स्टेटिन्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, एंड इसके एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है इस प्रकार से। एंड इतना कंटेंट लिखने के बाद आपको इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को लिख देना है कि HMG कोएक्सिएलेटेज को कैसे इनहिबिट करते हैं जिससे कि मेलाटोनिन कैसे ब्लॉक हो जाएगा, स्टेटिन इस प्रकार से ऐड करते हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड इतना लिखने के बाद आपको इसके साइड इफेक्ट वगैरह उसके बारे में लिख देना है। एंड यूजेस को भी लिख देना है कि इसका यूज किस प्रकार से होता है। एंड आप सबको इसी तरह हर एक क्वेश्चन में कंटेंट लिख देना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगा। इन है वीडियो का नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉपर आंसर सटीक लिखा है, तो इस नीचे डिस्क्रिप्शन से आप हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या आपका डाउट है। तो गाइज इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि हर एक दोस्त आपका इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके एंड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में किस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है कमेंट में आप बता देना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा।